तो हम लोग बात कर रहे थे सीआरआर के बारे में, ठीक है। कि आपने क्या किया, घर से पैसा जमा किया कहां, बैंक के पास। कितना पैसा जमा किया, 100 रुपए आपने जमा किया, ठीक है। तो अगर बैंक के पास आपने 100 रुपए जमा किया तो बैंक को लोन दे रहा है, उस पैसे को क्या करना है, लोन देना है। लेकिन बैंक के द्वारा दिया गया लोन सुरक्षित तो पूरी तरह से नहीं है। तो अब आरबीआई क्या कोशिश करेगा कि बैंक अगर पूरा लोन दे देगा तो इससे मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो और दूसरी बात कि आपका पैसा सुरक्षित भी करना है आरबीआई को, कुछ हम सुरक्षित करें। तो आरबीआई कहेगा कि भाई देखो, आप जो पैसा लोग जमा कर रहे हैं उसका एक फिक्स भाग, उसका एक निश्चित भाग आप कैश के रूप में क्या करेंगे, रखेंगे, जिसका प्रयोग आप लोन देने के लिए नहीं कर सकते, जिसका प्रयोग आप लोन देने के लिए नहीं कर सकते। मतलब जो पैसा बैंक के पास जमा हुआ वो सीआरआर के रूप में, कैश के रूप में, उसका कुछ परसेंटेज जो है, जो मिनिमम कितना है, मिनिमम कितना है 3% और मैक्सिमम कितना है 15%। 3% मिनिमम और 15% मैक्सिमम। मतलब 100 रुपए में मिनिमम 3 रुपए और अधिकतम 15 रुपए हो सकता है, आप कैश के रूप में रखेंगे और इस पे आरबीआई किसी तरह का कोई ब्याज जो है वो देने नहीं जा रहा, किसी तरह का कोई ब्याज जो है आरबीआई नहीं देगा। मतलब ये पैसा पूरी तरह से क्या होगा, अर्थव्यवस्था से बाहर चला गया। अब ये पैसा पूरी तरह से अर्थव्यवस्था से बाहर चला गया, ठीक है। अब देखो इससे कंट्रोल कैसे करता है, सीआरआर के माध्यम से कंट्रोल कैसे करता है। अब मान जाइए कि सीआरआर का कुछ अमाउंट है, आपने मान लिया कि सीआरआर जो है ये आरबीआई ने 2022 में 3% मिनिमम किया था, ठीक है। इसका मतलब कि अब बैंक लोन ज्यादा दे सकते थे, 97 रुपए का लोन दे सकते थे, ठीक है, आगे समझेंगे। तो 3% किया तो अब बैंक लोन ज्यादा देंगे। लोन अगर ज्यादा देंगे तो मार्केट में पैसा क्या होगा, पैसा मार्केट में ज्यादा जाएगा। मार्केट में पैसा जब ज्यादा जाएगा तो मुद्रास्फीति क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों मुद्रास्फीति ज्यादा होगी, क्योंकि ये जो पैसा मार्केट में ज्यादा जाएगा ये मांग को क्या करेगा, ज्यादा कर देगा, ठीक है, और इससे मुद्रास्फीति ज्यादा हो। अब आरबीआई को लगा यार अब तो मुद्रास्फीति ज्यादा हो रही है, अब क्या करें, ठीक है। तो फिर ये क्या करेगा, इसके पास अगला रास्ता है, फिर ये अगले रास्ते की तरफ जाएगा और कहेगा कि सीआरआर जो है अब 5% हो जाएगा। जैसे ही इसने सीआरआर को 5% किया तो अब बैंक 2 रुपए कम दे पाएंगे, अब उनको ज्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा। तो जब ज्यादा रिजर्व रखना करेगा तो अब एक बात बताओ, लोन महंगा देंगे ना, क्योंकि अब उनके पास कम ही अमाउंट है, तो लोन क्या करेंगे, महंगा देंगे। जैसे ही वो लोन जो है वो बेसिकली महंगा देंगे तो डिमांड लोन की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोन की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, लोन की मांग कम हो जाएगी। जैसे ही लोन की मांग कम होगी तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो वस्तुओं के मांग है वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। वस्तुओं की मांग जब कम होंगे तो मुद्रास्फीति क्या होगी, कम हो जाएगी। मुद्रास्फीति क्या होगी, तो मुद्रास्फीति कम हो जाएगी, ठीक है, और मनी का फ्लो मेंटेन हो गया। तो कैसे सीआरआर के माध्यम से आरबीआई ने बेसिकली मुद्रा को नियंत्रित किया। इतनी बात समझ में आ गई कि सीआरआर के माध्यम से कैसे जो है आरबीआई मुद्रा को नियंत्रित करेगा। कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, हो रही है, समझ में आ गया ये कैसे नियंत्रित करेगा, ठीक है। अब चलिए अगला इसके पास क्या रास्ता है, तो अगला रास्ता है स्टेट के लिक्विडिटी रेशियो, वैधिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात। अगला इसके पास जो रास्ता है वो रास्ता है वैधानिक तरलता अनुपात का, एसएलआर का, ठीक है। अब मान जाइए ये आप लोग हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं, ये सबने अपना पैसा कहां जमा किया, बैंक के पास जमा किया, बैंक के पास जमा किया। अब बैंक सीआरआर के रूप में पैसा बाहर कर दिया, ठीक है, तो उसको बाहर कर दिया, ठीक है। अब बैंक ने कहा, आरबीआई ने कहा बैंकों से कि देखो भाई जो पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा या तो कैश के रूप में, या तो गोल्ड के रूप में, या तो एसडीआर के रूप में, ठीक है, या एसडीआर के रूप में, ठीक है, या अन्य किसी इन्वेस्टमेंट के रूप में आप क्या करेंगे, रखेंगे। और इस पे आरबीआई आपको क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा। इस पे आपको इंटरेस्ट मिलने जा रहा है, सीआरआर पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, एसएलआर पे आरबीआई, लेकिन आरबीआई बहुत कम इंटरेस्ट देगा। मतलब ऐसा नहीं कि जितना आपको मार्केट में मिल जाएगा उतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अब यहां पे बैंक क्या कोशिश करेंगे, या तो वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, या तो बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट का इनके पास ऑप्शन है, तो या तो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, या तो वो एसडीआर ले लेंगे, मार्केट में एक्सचेंज कर लेंगे, उसको रिजर्व रखेंगे। कैश बहुत कम रखेंगे क्योंकि कैश में उनको बहुत कुछ मिलने नहीं जा रहा, कैश में उनको बहुत कुछ नहीं मिलने जा रहा, तो कैश वो सोचेंगे कम रखें, हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें। अगर मान जाओ उन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया तो भी क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन तो हो ही जाएगा ना, मार्केट में पैसा तो चला ही है, ठीक है। तो अब यहां पे ये क्या होता है कि इसकी न्यूनतम सीमा 0 है, 0% भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम सीमा कितना है, 40%। अधिकतम सीमा है 40%।
मतलब न्यूनतम 0% भी कर सकते हैं एसएलआर और अधिकतम 40% भी कर सकते हैं। अब मान जाओ एसएलआर को कर दिया आरबीआई ने कि अब एसएलआर कितना होगा, तो आरबीआई ने कह दिया कि अब एसएलआर जो होगा वो 10% का होगा। कितना का होगा? 10%। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में बैंकों को क्या करना होगा, अब जो है रिजर्व में या गोल्ड के रूप में ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा या 10% इन्वेस्ट करना होगा। तो अगर मान जाओ 10% एक मिनिमम वैल्यू है तो बैंक के पास पैसा ज्यादा बचेगा, तो बैंक क्या करेंगे, लोन ज्यादा देंगे, लोन सस्ता देंगे, लोन ज्यादा देंगे। लोन ज्यादा देंगे तो डिमांड ज्यादा होगी, ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब सिंपल समझिए कि अगर इसी इन्फ्लेशन को एसएलआर को 15% कर दिया गया तो क्या होगा, तो बैंक लोन फिर महंगा देंगे, देंगे कि नहीं देंगे? महंगा देंगे तो डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एसएलआर के माध्यम से कैसे कंट्रोल हुआ, समझ में आया कि एसएलआर क्या है? तो बॉन्ड के रूप में, गोल्ड के रूप में, कैश के रूप में या एसडीआर के रूप में आपने क्या किया, जिस पैसे को रखा है, ठीक है, वो क्या है, एसएलआर है, जिसकी न्यूनतम वैल्यू क्या है, 0%, अधिकतम कितना हो सकती है, 40%। ये कोई भी सीमा जो हो निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है, एसएलआर के फॉर्म में। उसके बाद हम देखेंगे बैंक दर, बैंक रेट, बैंक रेट या जिसको हम बैंक दर कहते हैं, बैंक दर। क्या होगा बैंक दर, ठीक है। अब बैंक दर क्या होता है, तो अगर इसकी डेफिनेशन आप किताबों में पढ़ेंगे तो किताबों में लिखा है कि बैंक दर वह दर है या वह रेट है जिस पर आरबीआई क्या करता है, किसको, तो बैंक्स को क्या करता है, लोन देता है। ये किताबों की परिभाषा है कि भाई बैंकों को भी लोन चाहिए होता है, तो बैंकों को जो लोन चाहिए होता है उस रेट पर आरबीआई क्या करेगा, बैंकों को लोन देगा, तो रेट क्या होगा, बैंक रेट होगा। ये डेफिनेशन है, लेकिन अभी आरबीआई इसका प्रयोग नहीं करता है। अभी आरबीआई जो है वो बैंक पर जब भी पेनाल्टी या जुर्माना लगाना होता है तब वो क्या करता है, जुर्माना लगाने के लिए बैंक रेट का प्रयोग करता है, मतलब बैंक रेट से अभी वो जुर्माना लगाता है। बात समझ में आ रही है? अभी वो रेपो रेट के ऊपर जो है वो काम करता है, कभी ओवरनाइट रेपो, कभी रेपो के ऊपर जो है वो अपना काम, या टर्म्स रेपो के ऊपर जो है बेसिकली बैंक लोन प्रोवाइड करता है। बैंक रेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन, लंबे समय अवधि के लिए जब आपको लोन चाहिए होता है तो किस रेट पे मिलता है, बैंक रेट पे। बात समझ में? तो बैंकों को जब लंबे समय के लिए लोन चाहिए होता है तो बैंक रेट पे मिलता है उनको, ठीक है। लेकिन अभी इसका प्रयोग आरबीआई जो है वो बैंकों को क्या कर रही है, तो बैंकों को बेसिकली जुर्माना लगाने के लिए, पेनाल्टी लगाने के लिए बैंक रेट का प्रयोग कर रही है। अभी बैंक रेट पे वो बैंकों को लोन नहीं प्रोवाइड कर रही है। अभी बैंकों को लोन वो किस रेट पे दे रही है, तो रेपो रेट पे दे रही है। बात समझ में आ रही है कि बैंकों को लोन अभी वो रेपो रेट पे दे रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब मान जाओ आरबीआई ने बैंक रेट को ज्यादा कर दिया तो क्या होगा, बैंक को लोन ही ज्यादा महंगा मिलेगा। तो जैसे ही बैंक के लिए लोन महंगा हो जाएगा तो वो पब्लिक को लोन महंगा देंगे, तो इसका मतलब वो लोन क्या करेंगे, महंगा कर देंगे। लोन महंगा कर देंगे तो महंगा लोन कोई लेना चाहता है क्या, नहीं लेना चाहता। लोन की डिमांड क्या हो जाएगी, तो फिर लोन की डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मान जाओ उन्होंने बैंक रेट को कम कर दिया, फिर क्या होगा, बैंक लोन क्या होंगे, अब सस्ते हो जाएंगे। तो लोन अब सस्ते हो जाएंगे। जैसे ही लोन अब सस्ते हो जाएंगे तो लोन की डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, फिर इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि बैंक रेट के माध्यम से कैसे मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं रेपो रेट की तरफ। तो डेफिनेशन आएगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट ऐसा भी है कि सिर्फ जुर्माना लगाने के लिए वर्तमान में आरबीआई कर रहा है, वो भी सही है। लेकिन अगर डेफिनेशन दे दे कि बैंक रेट वह रेट है जिस पर कि आरबीआई बैंकों को लॉन्ग टर्म लोन देता है, तो भी स्टेटमेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए हम दोनों बात आपको बोले हैं, ये डेफिनेशन भी बोल दिया और प्रैक्टिकल अभी क्या अप्रोच हो रहा है वो भी बता दिया कि प्रैक्टिकली अभी इसका बैंक आरबीआई जो है किस तरह से प्रयोग कर रहा है, ठीक है। आरबीआई इसका यूज प्रैक्टिकली कैसे कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे रेपो रेट के बारे में। जैसे मान जाओ उसने सीआरआर को मेंटेन नहीं किया, एसएलआर को मेंटेन नहीं किया। अब आरबीआई ने कहा था कि सीआरआर इतना % होना चाहिए, उतना % नहीं रखा है बैंकों ने। आरबीआई ने कहा एसएलआर इतना % होना चाहिए, उतना नहीं रखा है बैंकों ने, तो क्या करेगी, वो जुर्माना तो लगाएगी ना उनके ऊपर। तो एक पेनाल्टी लगाने का एक रेशियो होता है ना, ऐसे आंख बंद करके तो पेनाल्टी लगा नहीं सकते। एक तथ्य होगा ना कि इस रेट में हम पेनाल्टी लगाने जा रहे हैं, तो जिस रेट में पेनाल्टी लगाएंगे वही क्या होगा, बैंक रेट होगा। बात समझ में आ रही, ठीक है। और वो आरबीआई ऑडिट करता रहता है कि बैंकों के पास कितना पैसा आया। प्राइवेट बैंक वाले इसमें बहुत ज्यादा घोटाला करते हैं,
प्राइवेट बैंक वाले घोटाला कैसे करते हैं, तो उनके कुछ अपने उद्योगपति लोगों से संबंध होते हैं, तो क्या करते हैं वो लोन आंख बंद करके बांट दिए होते हैं ब्रांच से, क्योंकि जितना लोन बांटेंगे उतना मैनेजर को फायदा होता है, उतना लोगों को फायदा होता है। फिर जब ऑडिटिंग का टाइम आता है तो वो किसी उद्योगपति को फोन करेंगे, साहब ये काम करो 2 करोड़ रुपए भिजवा दो, ब्रांच में थोड़े कम है, सीआरआर मेंटेन नहीं है। अब जैसे उद्योगपति क्या करेंगे, 2 करोड़ रुपए भिजवा देंगे, उसमें कहेंगे ठीक है, फायदा उनका तो ज्यादा हो रहा है ना, 10-12% का फायदा हो रहा है, तो कहेंगे 1% एक्स्ट्रा दे देंगे भाई, या अगर रिश्ते अच्छे हैं तो ठीक है, आपका लोन हम कभी आसानी से पास कर देंगे। उद्योगपति ने 2 करोड़ भिजवा दिया, बैंक में जा रहा है पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बैंकों ने क्या किया, यहाँ पे सीआरआर को नहीं मेंटेन करते हुए भी, एसएलआर को नहीं मेंटेन करते हुए भी अपनी चीजों को मैनेज कर लिया, क्योंकि उनको कैसे दिखाना ना कि हमारे पास तो है ही, तो वो ऑडिट करके मैनेज कर लेते हैं, और वो बैकडोर से होता है सब, ठीक है, मतलब वो सामने रिकॉर्ड नहीं होता कि हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, सब बैकडोर से होता है कि पीछे से पैसा आगे जमा हो गया। बात समझ में आ रही है? और तब सीएलआर एसएलआर मेंटेन होता है। एसबीआई वगैरह जनरली कम करते हैं, लेकिन इतने प्राइवेट बैंक होते हैं ना, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इनके मैनेजर ये काम ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो आरबीआई के पास रखना होता है ना, तो एसएलआर ही कर सकते हैं। एसएलआर को मैनेज कर सकते हैं, एसएलआर को वो बिल्कुल मैनेज होगा कि एसएलआर भाई गोल्ड के रूप में, कैश के रूप में तो रख ही सकते हैं, आरबीआई के पास रखना होता है। ठीक है, आरबीआई, अरे नहीं वो भी मैनेज होगा कैसे भाई, उन्होंने क्या किया, सीआरआर रोज तो भेज नहीं दिया, डिमांड जितना आया, मान जाओ अब डेली थोड़ी सीआरआर आप भेज देंगे, ऐसा थोड़ी डेली आप सीआरआर भेज रहे, मान जो पैसा आया आज के दिन ऑडिटिंग है तो इतना सीआरआर उनको भेजना था, उतना उन्होंने भेजा नहीं है, और ना उनके पास वो कैश है, कैश है भी नहीं उनके पास, उनके ब्रांच में उतना कैश भी नहीं, और ना ही उतना सीआरआर उन्होंने भेजा है, तो फिर उसको भी तो मैनेज करना होगा ना। ठीक है, तो उसको मैनेज करते हैं, तो प्राइवेट मैनेजर ऐसे ही मैनेज करते हैं, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई या यस बैंक के मैनेजर जनरली ऐसे होते हैं। और बड़े सिटीज में जाएंगे ना तो ये घोटाला और बड़ा होता है। ठीक है, ये बहुत बड़े लेवल पे होता है। सोचो जब 25-50 करोड़ की बात हो, 50 करोड़ रुपए की बात हो, 20 करोड़ की ही बात हो, और 20 करोड़ का अगर मान जाओ किसी बैंक मैनेजर ने 3% ही बचा लिया, इट्स मीन 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए बच गए। 3% 6 लाख ही हुआ ना, 20 करोड़ का 3% 60 लाख रुपया, कितने होंगे? 20 करोड़ का 3% कितना होगा बताओ? अरे बिना कैलकुलेटर, बंद करें कैलकुलेटर। 20 करोड़ का 3% 6 करोड़ होगा, इनका मैथ्स है। 20 करोड़ का 3% 6 करोड़ होगा, 60 लाख कितना होगा? 20 करोड़ में 9 अरे 20 करोड़ का 1% कितना हुआ? 20 लाख रुपए, कितना होगा? 60 लाख रुपए। तो हम पहले ही क्या बोले हैं? 60 लाख। तो तुम लोग क्यों इतना आश्चर्य हो कि ऐसा कैसे होगा? थोड़ा सा कैलकुलेशन किया करो कि मतलब इतना फास्ट कैलकुलेशन नहीं करोगे, मामला कैसे सीसेट पास करोगे? ऐसे दिमाग में ज्यादा कैलकुलेशन करना होगा आपको कि ठीक है इसका परसेंटेज इतना होगा। ठीक है, चलो तो ये सब ध्यान दिया करो कि ये कितना होगा। और ऐसा नहीं हम अमाउंट सोच के आते, हम जनरली बोले हैं कि इसका इतना परसेंट कितना होगा। पहले 1 में तोड़ा करो और फिर उसमें मल्टीप्लाई कर दिया करो। किसी भी नंबर को ना 1 में तोड़ दिया करो। जैसे मान जाओ कोई तुमसे पूछे कि 12 करोड़ का 3% कितना होगा? 36 लाख। कितना होगा? समझ आई बात? तो अब एक ऑप्शन आपके पास था कि 12 करोड़ का 1% 12 लाख रुपए, 12 करोड़ का 1% 12 लाख रुपए, और 10% 1 करोड़ 20 लाख रुपए। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से जब ब्रेक करोगे ना तब तुम्हारे लिए परसेंटेज चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कभी फॉर्मूला नहीं सीखा मैथ का, मैथ के फॉर्मूले से हम क्वेश्चन नहीं लगाते, नहीं कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता है। जनरली गुणा भाग जोड़ घटाना ही पूरा मैथ है कि गुणा करना आपको सही से आता हो, जोड़ घटाना करना सही से आता हो, मैथ के क्वेश्चन सही हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, और जो तुम एग्जाम में जाओगे ना सीसेट के क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया कि रेपो रेट को कैसे करें। अब रेपो रेट देखो क्या है, ये रीपर्चेज रेट है। अब यहां पे क्या है, बैंक को लोन की जरूरत पड़ गई। बैंक को क्या चाहिए? लोन चाहिए। बैंक को लोन चाहिए, और जब बैंक को लोन चाहिए तो बैंक लोन लेने कहां जाएगा? आरबीआई के पास। और आरबीआई बैंकों को लोन देगा, और बैंक फिर इस लोन को कहां देगा? पब्लिक को, लोगों को देगा। क्योंकि आरबीआई सीधे आपको लोन तो दे नहीं सकता, तो आरबीआई से बैंक लोन लेंगे, बैंकों को जरूरत होगी तो। अब जैसे कब लोन लेंगे, मान जाओ उनको, बैंकों को अचानक जो है बैंक ने लोन दे दिया। ठीक है, बैंकों के पास पैसा है और बैंक ने वो पैसे को लोन में बांट दिया। ठीक है, अब बैंक के पास आप जो पैसा जमा करते हैं तो बैंक अपने पास जमा करके थोड़ी रखता है, तो सब लोन दे देता है, सही परसेंटेज में लोन दे देता है। अब अचानक दिवाली का त्योहार है, ऐसा अफवाह फैल गया कि बैंक डूब सकता है या पैसा जमा कर लो, कोविड-19 में बंदी हो सकती है, सब लोग भागे भागे बैंक पहुंच गए।
बैंक से डिमांड कर दी हमारा पैसा तो हम तो जमा किए, तो बैंकों की नेट टाइम डिमांड टाइम लायबिलिटी एनडीटीएल है वो, बैंकों का नेट टाइम डिमांड लायबिलिटीज है ना, कि वो आप जब मांगेंगे देना पड़ेगा, फिक्स डिपॉजिट तो था नहीं। तो जैसे ही आपने मांगा तो बैंक को तो पैसा देना है, ठीक है। अब कब तक कहेंगे कि सर्वर नहीं है तो पैसा नहीं है तो कैश नहीं है इतना ही निकाल सकते, भाई उनको तो पैसा देना है। जब उनको पैसा देना है तो अचानक से अब जो लोन दे दिया उनसे जाके छीन नहीं लेंगे, लो मेरा पैसा वापस करो। तो बैंक के पास क्या ऑप्शन है? तो बैंक के पास दो ऑप्शन है, या तो बैंक से लोन ले ले, या तो अपने पास जो रखा हुआ सिक्योरिटी उसको बेचे, या तो आरबीआई से लोन ले ले, या तो वो फिर आरबीआई से लोन ले ले। तो बैंक ज्यादा कौन सा रास्ता प्रीफर करेंगे? आरबीआई से लोन लेना, क्योंकि आरबीआई उनको कम रेट पे लोन दे देगा। अब जैसे मान जाओ मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है, अगर एक मान जाओ एक सामान्य जो रेपो रेट है, वो सामान्य रेपो रेट कितना है? मान जाओ 5% है सामान्य रेपो रेट, ठीक है। अब आरबीआई को लगा कि मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा हो चुका है और बैंक, फिर हम बैंकों को पैसा देंगे तो बैंक लोन दे देगा, तो मार्केट में पैसा और ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मार्केट में पैसा और ज्यादा, तो वो कहेगा रेपो रेट आज से 6% किया जाता है। और जैसे कहा रेपो रेट आज से 6% किया गया तो बैंकों के लिए लोन लेना महंगा हो गया, होगा कि नहीं होगा? और जैसे ही बैंकों के लोन लेना महंगा होगा तो पब्लिक को लोन ये क्या करेंगे? महंगा देंगे। तो जैसे ही पब्लिक को लोन ये महंगा देंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? बात समझ में आई? इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशन आ गई कि मान जाओ रेपो रेट को लगा कि यार मार्केट में डिमांड ही नहीं है, लोग कुछ खरीदने ही नहीं चाह रहे, पैसा ही नहीं लोगों के पास, तो अब आरबीआई क्या करेगा? रेपो रेट को 4% किया जाता है, तो बैंक लोन क्या करेंगे? अब सस्ता देंगे। बैंक लोन सस्ता देंगे तो पब्लिक लोन के लिए जो है वो ज्यादा आएगी, पब्लिक को लोन अब ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है। फिर डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। फिर इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो कैसे रेपो रेट से मैनेज किया, समझ में आए कि रेपो रेट से कैसे बैंक जो है वो बेसिकली मैनेज करने की कोशिश करते हैं इन्फ्लेशन को या मुद्रा स्फीति को। इतना बात समझ में आ गया? पक्का? चलो ठीक है।